हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रहे हैं आपके एग्जाम्स और कैसे चल रही है आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन। लेट मी जस्ट नो दैट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड यस गाइस, वेलकमिंग यू ऑल टू अनदर एग्जाम एनालिसिस वीडियो। जैसे कि हम सब जानते हैं, आज यानी कि 2 दिसंबर 2024 हो गया है, जिसमें आपका रेलवे आरपीएफ का 2024 का जो 2 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है गाइस, वो हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में वी विल बी लुकिंग फॉर ऑल ऑफ दोस जीके जीएस, आपके साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके रेलवे आरपीएफ के जो अपकमिंग शिफ्ट्स में एग्जाम होने वाले हैं उसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। एंड यस, रिसेंटली जो टीसीएस के द्वारा भी पेपर करवाया गया है उसमें जो कि क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो ऑल इन अ नटशेल, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि रेलवे आरपीएफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्जाम दे रहे हैं। तो जल्दी से हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को गाइस बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू ऑल। एंड जो अपकमिंग शिफ्ट्स में जिनके पेपर हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। अगर आप आरपीएफ का पेपर नहीं भी दे रहे हो, ठीक है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तब भी इस वीडियो को जरूर से देख लेना, क्योंकि इन इन यू नो इन तरह के इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपको प्रिपेयर करते हैं हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, पूरा देखना। कहीं भी किसी भी तरह की कोई क्वेरी फील हो, क्वेश्चन हो, दिमाग में कुछ भी सवाल उठ रहा हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से बताना। वी विल कम अप विद द सॉल्यूशन फॉर दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू हैव एनी रिकमेंडेशन, if you have any suggestion for all the videos, for all चैनल से रिलेटेड कुछ है या फिर किसी तरह का रिकमेंडेशन आप किसी वीडियो को सजेस्ट करना चाहते हो, एक्स वाई जी एनीथिंग, तो बस वो हमें जरूर से बताइएगा एंड वी विल कम अप विद दैट। तो चलिए, बहुत सारी हो गई बातें, अब जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चंस। और वन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज 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 जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। वी आर अबाउट टू हिट 1000 subscribers and it is really a very big achievement for all of us. So yes, kudos to all of us and thank you so much for spreading so much love. ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो, बिकॉज नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करे बिना यू विल नॉट गेट एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम अस। एंड yes, if you notify, if you press the notification bell icon, then you definitely are going to get all the notifications whenever we come up with a new video on our channel. So that's it for today. अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था वो है आपका, दैट विच आर्टिकल इज इक्वल और इक्विवेलेंट टू आर्टिकल 32। यानी कि जो आर्टिकल 32 है, जो आपका अनुच्छेद 32 है, उससे रिलेटेड कुछ ऐसे फीचर्स जो किसी और आर्टिकल में भी हैं, तो वो कौन सा है। तो गाइस, उसका करेक्ट आंसर है आपका आर्टिकल 226। तो जो आर्टिकल 226 के फीचर्स हैं दैट आर इक्विवेलेंट टू आर्टिकल 32, they are not exactly same, obviously they are two different articles ना, तो exact same तो नहीं है, but yes, जो उन दोनों के features हैं they are very much equivalent to each other. So article 226 is the correct answer. And as I just said, article 226 of the Indian constitution is not exactly the same as article 32, but it is also an article जिसके under जो high court है, it has the authority to issue writs to protect the right। ठीक है, तो वो writs उनको जारी कर सकता है राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। और गाइज, जो आर्टिकल 226 है, इसी कारणवश जो आर्टिकल 226 है उसको आर्टिकल 32 के से समानांतर आप कह सकते हैं, सेम माना जाता है। ओके गाइस, अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आर्टिकल 32 है, इसको सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। हमारा जो भारतीय संविधान है उसकी आत्मा जो है वो आर्टिकल 32 कहलाती है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है, बिकॉज नो वंडर आपसे पूछ लिया जाए, यू नेवर नो राइट, कि विच आर्टिकल इज नोन एज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट इज आर्टिकल 32। ओके गाइज, इसके अलावा अब यहाँ पर हम देख लेते हैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 को अलग अलग तरीके से। तो गाइज, बेसिकली जो आर्टिकल 32 है आपका, वो एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और जो आर्टिकल आपका 226 है वो एम्पावर करता है हाई कोर्ट को फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड अदर लीगल नोटिस। सो दिस इज द बेसिक
आप कह सकते हैं सिमिलैरिटी बिटवीन आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। ओके गाइस, अब कुछ आपको रिट्स बता देती हूँ। कुछ कुल 5 तरह की ऐसी रिट्स होती हैं जो कि कोर्ट जो होता है उसको जारी कर सकता है, ठीक है? प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो गाइस उसमें कुल 5 तरह की रिट्स होती हैं, जिसमें आपका हैबियस कॉर्पस हो गया, सर्टियोररी हो गया, मैंडेमस हो गया, प्रोहिबिशन हो गया और क्वा वारंटो हो गया। ये कुल 5 ऐसी रिट्स होती हैं जो कि कोर्ट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जारी करी जा सकती हैं। तो ये पांचों ही आपको जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए पांचों ही रिट्स के नाम आप अच्छे से याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ बुक नील दर्पण। तो गाइज जो नील दर्पण बुक है, लेट मी जस्ट टेल यू, ये एक बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया बुक है जो कि 1858 1859 में लिखा गया था। जो ऑथर है वो है दीन बंधु मित्रा। तो दीन बंधु मित्रा इज द करेक्ट आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ बुक नील दर्पण, ठीक है? और अगर आपसे पूछा जाता है कि बुक पब्लिश कहाँ हुई थी, तो लेट मी जस्ट टेल यू, दिस पर्टिकुलर बुक वाज पब्लिश्ड इन ढाका। सो दिस थिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखना, ठीक है? किसने करी? दीनबंधु मित्रा ने। कहाँ करी? ढाका में करी। कब करी? 1858 से 1859 में। और किस लैंग्वेज में करी? तो बंगाली लैंग्वेज। ये 4-5 चीजें इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, सारी याद रखना। Okay, next is guys, when and by whom was the प्रार्थना समाज founded? Guys, जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ समाज है और किसके द्वारा उनकी स्थापना करी गई थी, ये ना बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्वेश्चन, बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिसमें आर्य समाज तो ऐसा है, ब्रह्म समाज तो ऐसा है जो कि काफी फ्रीक्वेंटली रिपीट भी होता है। तो ये दो तो आपको रट लेने अब तक कि आर्य समाज हो गया और ब्रह्म समाज हो गया, इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, ठीक है? इसके अलावा भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट समाज रहे हैं जिनकी फाउंडेशन करी गई है, और कब करी गई है वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अच्छे से नोट कर लेना, अच्छे से दिमाग में सेव कर लेना, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ योर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है? सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अगर हम प्रार्थना समाज की बात करें, तो जो प्रार्थना समाज है गाइज, इट वाज फाउंडेड बाय आत्माराम पांडुरंग। तो आत्माराम पांडुरंग इज द नेम जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी, ठीक है? तो इसको याद कर लेना अच्छे से। और कब करी थी? तो 31 मार्च 1867 में करी थी। कहाँ करी थी? इट हैपेंड इन महाराष्ट्र। तो ये तीनों चीज अच्छे से याद रखना। इसके अलावा गाइज, एज आई जस्ट टोल्ड यू, कुछ ऐसे मेजर सोसाइटीज हो गए और उनके स्टैब्लिशमेंट कब, किसके द्वारा और कहाँ करे गए हैं, वो अब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? सो यस, स्टार्टिंग विद ब्रह्म समाज। तो गाइज ब्रह्म समाज तो है विच वाज फाउंडेड इन 1828 बाय राजा राम मोहन रॉय, और कैलकाटा में इसकी स्थापना करी गई थी। इसके अलावा सत्य शोधक समाज की अगर हम बात करी गए, तो ज्योतिबा जो फुले हैं, ज्योतिबा फुले, उनके द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी इन 1873। इसके अलावा जो धर्म समाज है, धर्म समाज की जो स्थापना है वो राधा कांत देव के द्वारा कैलकाटा में 1829 में करी गई थी, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वी हैव एशियाटिक सोसाइटी। गाइज एशियाटिक सोसाइटी इतना पॉपुलरली नहीं पूछा जाता है, पर क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोसाइटी है और इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव इंक्लूडेड द नेम ऑफ एशियाटिक सोसाइटी। तो जो एशियाटिक सोसाइटी है वो विलियम जोन्स ने 1784 में स्थापना इसका करा था, ठीक है? उसके अलावा तत्व बोधिनी सभा से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो तत्व बोधिनी सभा जो है वो देवेंद्र नाथ ने 1839 में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया था। इसके अलावा वेद समाज जो है वो केशव चंद्र सेन ने 1864 में इसकी स्थापना करी थी। तो ये सारे नाम अच्छे से याद रखना आप। ओके गाइस, इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट मिशन और कुछ और इम्पोर्टेंट सोसाइटी, जिसमें राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा की स्थापना करी थी कैलकाटा में 1815 में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन जो था उसको स्टैब्लिश करा था 1 मई 1897 में। एंड गाइस गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है इसकी स्थापना करी थी 1905 में। सो गाइज दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं कुछ प्रमुख समाज हैं, और उनकी स्थापना कब, किसके द्वारा और कहाँ की गई थी वो है। तो सारे ही इंपॉर्टेंट नाम हैं, ध्यान में रखना।
ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रेनोवेटेड सुदर्शन लेक विदाउट बॉन्डेड लेबर? तो गाइस इसका जो रेस्टोरेशन और जो रिपेयरमेंट किया गया था सुदर्शन लेक का, वो एक इंसान के द्वारा किया था जिसका नाम है आशक रुद्र मन वन प्रथम, आप कह सकते हैं एट द मोमेंट। और जो ये रुद्र दमन वन थे, मतलब रुद्र दमन जो प्रथम थे, ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट ऑफ द शाक रूलर्स। जो शक रूलर्स थे उनमें सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट इन्हीं को माना जाता है। और ये जो है ये बिलोंग करते थे वेस्टर्न सत्रप्स डायनेस्टी से, तो ये भी आपको याद रखना है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू रुद्र दमन प्रथम जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, दैट ही वाज द ग्रैंडसन ऑफ चस्ताना। सो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एंड गाइस बात करें सुदर्शन लेक की, सो गाइस सुदर्शन लेक इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द गिरनार हिल्स इन सौराष्ट्र गुजरात। ठीक है, तो आपको लोकेशन भी पता होनी चाहिए। एंड बाय द ऑर्डर ऑफ द फाउंडर एम्परर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, जो कि है चंद्रगुप्त मौर्य, हु इज द गवर्नर अपॉइंटेड इन गिरनार। और ये जो लेक था फिर उसको बनाया गया था, और दिस लेक वाज बिल्ट बाय हिज गवर्नर, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर थे पुष्यगुप्ता वैश्य, उनके द्वारा इस लेख को बनाया गया था। तो ये भी कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू सुदर्शन लेक एंड इट्स यू नो आप कह सकते हैं उसकी जो मतलब निर्माण हुआ था उससे रिलेटेड, तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच डायनेस्टी डिड महेंद्र वर्मन प्रथम बिलोंग? तो गाइज जो महेंद्र वर्मन प्रथम थे वो पल्लवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और जो महेंद्र वर्मन प्रथम है, ही वाज द रूलर ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। और उन्होंने जो रूल किया था वो किया था 600 टू 630 ईसवी। ओके, और जो वो महेंद्र वर्मन प्रथम थे, ही वाज द सन एंड द सक्सेसर ऑफ सिंह विष्णु। महेंद्र वर्मन वन जो थे उन्होंने सदर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, जिसको आज के समय में आंध्र प्रदेश जाना जाता है, आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है, उन्होंने आंध्र प्रदेश का जो सदर्न पार्ट था उसको रूल किया था। और जो तमिलनाडु का नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, उसको भी रूल किया था। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अवार्ड डिड लता मंगेशकर गेट इन 2001? तो गाइज लता मंगेशकर को साल 2001 में भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। इसके अलावा कुछ अन्य अचीवमेंट्स उनके इस प्रकार हैं, जिसमें पद्म भूषण जो है वो उनको 1969 में मिला था। दादा साहेब फाल्के अवार्ड उनको 1979 में मिला था। एंड जो पद्म विभूषण अवार्ड है वो लता मंगेशकर को 1999 में मिला था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स है रिलेटेड टू लता मंगेशकर, दैट इन विच ईयर शी गॉट विच अवार्ड। तो ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर लता मंगेशकर की हम बात करें तो गाइस शी वाज बोर्न इन मध्य प्रदेश, वो मध्य प्रदेश से संबंध रखती हैं। और उनका जो निकनेम है वो है द नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड। उनको द नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड का टाइटल दिया गया था बिकॉज शी हैड सच अ लवली वॉइस दैट एवरी मूवी मेकर वांटेड हर टू फीचरिंग हर टू बी इन देयर मूवीज। उनके पिक्चर के गाने कोई और नहीं, सिर्फ लता मंगेशकर गाए। दिस was something going then in Bollywood, so she was given the title of the Nightingale of Bollywood. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज लठमार होली सेलिब्रेटेड? गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला सवाल है कि जो लठमार होली है ये कहाँ मनाई जाती है। सो गाइस लेट मी जस्ट टेल यू, ये जो लठमार होली है दिस इज कंसिडर्ड टू बी एज अ सिंबल ऑफ राधा कृष्णा लव। और ये लठमार होली जो है ये बरसाना और नंदगांव जो है, जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश के मथुरा में सिचुएटेड है, वहां पर मनाई जाती है। सो बरसाना एंड नंदगांव नियर मथुरा इन उत्तर प्रदेश इज द प्लेस जहां पर लठमार होली को काफी हर्ष और उल्लास के साथ राधा कृष्ण के प्यार के टोकन के रूप में मनाया जाता है, प्यार के सिंबल के रूप में मनाया जाता है। Okay, next question is, which is the oldest and the first golf club in India? So guys, जो रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब है, ठीक है, मेक इट क्लब हियर, जो रॉयल कोलकाता गोल्ड क्लब है, दिस वाज established in 1829, और this is the reason why it is known to be the oldest and the first golf club in India.
ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो आपका गोल्फ का क्लब हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपसे क्रिकेट का क्लब पूछ लिया जाए तो गाइज द फर्स्ट क्रिकेट क्लब इन इंडिया was the Calcutta Cricket Club, जो कि 1792 में बिल्डअप किया गया था। एंड इंडिया का फर्स्ट अगर हम फुटबॉल क्लब की बात करें तो फुटबॉल क्लब जो है इट वाज कैलकाटा का जो फुटबॉल एफसी आप कह सकते हैं, कैलकाटा का जो एफसी है फुटबॉल क्लब है जो कि 1872 में हुआ था, उसको इंडिया का फर्स्ट फुटबॉल क्लब माना जाता है। तो ये दोनों चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज बिहार किसान सभा फॉर्म्ड? तो गाइस जो बिहार की किसान सभा है इट वाज फाउंडेड इन 1929। ठीक है, 1929 इज द करेक्ट आंसर। और अगर आपसे पूछा जाता है इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा इस बिहार किसान सभा को लाया गया था। विद द पर्पस ऑफ व्हाट? तो उसका एक ही मोटो था, एक ही उसका ऑब्जेक्टिव था, to organize the grievances of peasants who were deeply troubled by the atrocities of the landlord's possession right। ठीक है, उस समय में क्योंकि लैंडलॉर्ड्स पीजेंट्स को इतना ज्यादा परेशान करते थे तो उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए, उस चीज के कुछ सॉल्यूशंस लाने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार किसान सभा की फॉर्मेशन की थी। तो गाइज ये जो ऑल इंडिया किसान संघ है, ठीक है, जिसको ऑल इंडिया किसान सभा के नाम से भी जाना जाता है, सॉरी एक्सक्यूज मी, ओके, जो ऑल इंडिया किसान संघ है जिसको ऑल इंडिया किसान सभा के नाम से जाना जाता है, वो 11 ऑफ अप्रैल 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ लाया गया था, फॉर्मेशन किया गया था। और जो एनजी रंगा हैं वो इसके सेक्रेटरी अपॉइंट करे गए थे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित विश्व मोहन भट्ट जो हैं वाज अवॉर्डेड द ग्रैमी अवार्ड फॉर विच एल्बम? तो गाइस जो पंडित विश्व मोहन भट्ट हैं उनको 1993 में उनकी एल्बम अ मीटिंग बाय द रिवर के लिए अवार्ड मिला था। और वो जो अवार्ड था वो किस कैटेगरी में उनको मिला था? बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम की कैटेगरी में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एंड इफ आपसे पूछा जाता है कि ये जो पंडित विश्व मोहन भट्ट हैं ही इज रिलेटेड टू व्हाट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सो मोहन वीणा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज द करेक्ट आंसर, जिसके लिए उनको बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड मिला था फॉर हिज एल्बम अ मीटिंग बाय द रिवर इन द ईयर 1993। सो ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखना है। ओके गाइज, अपार्ट फ्रॉम दिस उनके कुछ ऐसे अचीवमेंट्स जिनके लिए उनको अवार्ड्स मिले थे, जिसमें सबसे पहले आपका आ गया 1998 में उनको मिला था संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। फिर उनको 2002 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था। और 2017 में उनको पद्म विभूषण, ओ सॉरी, पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। Okay, next question is guys, which state is the highest producer of pulses in India? Guys, यहाँ पे थोड़े से बच्चे confuse हो जाते हैं, तो let me just tell you, go with the flow, go with the options, and apart from options, there is one more important thing जिसके basis पे आप ये decide कर सकते हो is the data of the year 2021 and the data of the year 2022-23। ठीक है, तो करंटली अगर आपसे सिंपल है, सिंपल करंटली अगर पूछ लिया कि करंटली हाईएस्ट प्रोड्यूसर्स मतलब हाईएस्ट प्रोड्यूसर पल्सेस का कौन है इंडिया में, सो इट हैज टू बी मध्य प्रदेश, क्योंकि 2022-23 का डेटा अगर हम उठा के देखते हैं तो इट इज मध्य प्रदेश विच इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर। लेकिन 2021 का अगर हम डेटा उठा के देखें तो इट इज राजस्थान। ठीक है, तो करंटली अगर आपसे पूछ लिया जाए और ऑप्शन में गिवन है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे 2021 का पूछ लिया जाता है तो इट इज राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इस हिसाब से सीरीज में चलना है। सो करंटली इफ वी टॉक अबाउट, क्योंकि 2022 का जो डेटा है भाई उसके हिसाब से तो मध्य प्रदेश है ना, 21 के हिसाब से जो 21-22 का डेटा था उसके हिसाब से राजस्थान है, 22-23 का जो डेटा है उसके हिसाब से मध्य प्रदेश है। तो करंटली इट इज गोइंग ऑन 24, तो करंटली जो आपका डेटा हो गया उसके हिसाब से इट इज मध्य प्रदेश, फिर आ जाता है राजस्थान और महाराष्ट्र, फिर आ जाता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इट इज वेरी सिंपल एज इट इज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भाई रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? तो गाइज रिडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं ना वो कुछ इस तरह के
आप कह सकते हो अभिक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है, दोनों ही साइमल्टेनियसली होता है। एक ही समय पे आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने को मिलेगा। और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो कि रिडॉक्स रिएक्शन के हैं, जैसे कि combustion of fossil fuels और extraction of iron from iron ore। तो ये कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें रिडॉक्स रिएक्शन होता है। किस तरह से? क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही एक ही समय पे होता है। दिस इज द रीजन व्हाई दीज आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इसके अलावा जो भी आपको ऑप्शन में गिवन है वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। ओके गाइज, जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं उनको हम काफी देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि मेटलर्जिकल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया और डाइंग हो गया, कुछ ऐसी ये जो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलता है। सो दैट इज इट। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दैट वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ बीसीसीआई। सो गाइज, बीसीसीआई एज इन द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, सो दिस इज बीसीसीआई फुल फॉर्म, जो कि आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ वी टॉक अबाउट कि बीसीसीआई के गाइज हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, सो गाइज इट इज देयर इन वानखेड़े स्टेडियम इन मुंबई। एंड जो इसकी फॉर्मेशन हुई थी, इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1928 इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, बीसीसीआई से रिलेटेड आपको याद रखना है। एंड इफ वी टॉक अबाउट कि हु इज द हेड ऑफ बीसीसीआई, सो इट इज हेडेड बाय रोजर बिन्नी, and the vice president of BCCI is Rajiv Shukla. And if we talk about secretary of BCCI, तो it has to be जय शाह। ठीक है। एंड जो मेंस की जो टीम है वो किसके द्वारा कोच करी जाती है गाइज, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो द नेम इज गौतम गंभीर। आई एम एक्सपेक्टिंग यू ऑल नो इट ऑलरेडी, लेकिन अगर नहीं पता है तो गाइज लेट मी जस्ट टेल यू कि जो मेंस की टीम है वो गौतम गंभीर के द्वारा लीड करी जाती है। सो दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड इम्पोर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू बीसीसीआई। ओके इसके अलावा गाइस कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट्स जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दे आर एज फॉलोज, लेट मी जस्ट नेम इट डाउन एंड यू नोट इट डाउन। सो गाइस कुछ ऐसे टूर्नामेंट्स जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, दियोधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और ईरानी कप के नाम मौजूद हैं। तो ये सारे नाम नोट कर लेना, याद कर लेना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, इट वाज व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन इंडिया। सो गाइज, प्रोजेक्ट टाइगर बेसिकली क्या है? इट इज अ टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम। ठीक है, मतलब उनका संरक्षण किया जाए, बचाव किया जाए, बिकॉज एज वी नो देर आर अ लॉट ऑफ एनिमल्स, ठीक है, जो कि एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। एंडेंजर्ड ऐसी बहुत सारी स्पीशीज हैं जो कि लुप्त होती जा रही हैं। तो उन टाइगर्स को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, ठीक है, एक प्रोग्राम लाया गया जिसका नाम रखा प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके अंतर्गत इसको लाया गया था इन द ईयर 1973, अप्रैल के महीने में। ठीक है, तो कब लाया गया था? अप्रैल 1973 इज द करेक्ट आंसर, जिसको हम प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जानते हैं। और अगर हम डायरेक्टर की बात करें, इस प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर हैं वो कैलाश सांखला रहे हैं। सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू प्रोजेक्ट टाइगर। एंड अपार्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट टाइगर गाइज, देर इज ऑल्सो प्रोजेक्ट एलिफेंट, जिसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फरवरी 1992 में। और ये जो स्कीम है, ये जो प्रोग्राम है, ये जो मिशन है, इसको लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इन द ईयर 1992 इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, आपसे पूछा गया था कि ऐसी कौन से इंडियंस हैं जो कि टाइम मैगजीन में फीचर हुए थे इन द ईयर 2021। सो गाइज कुछ ऐसे दिग्गज आप कह सकते हैं पर्सनालिटीज हैं, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी शामिल हैं, नरेंद्र मोदी जी, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और सेरम इंस्टीट्यूट के जो सीईओ हैं आदर पूनावाला। ये कुछ ऐसे तीन दिग्गज नाम हैं। दीज आर अमंग द फ्यू इंडियंस जिनको इंक्लूड करा गया है टाइम मैगजीन्स की जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट है फॉर द ईयर 2021 उनमें। तो दीज आर द थ्री नेम्स जो कि आपको याद रखना है। ऑप्शन में नरेंद्र मोदी दिया गया था, तो आपको नरेंद्र मोदी पर टिक करना है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ माइक्रो फाइनेंस? तो गाइज एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि माइक्रो फाइनेंस को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, एंड दी दैट इज एसआरओज। एसआरओज की जिसकी फुल फॉर्म होती है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस। और ये जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा साल 2015 में रिकॉग्नाइज किया गया था, ठीक है, मान्यता प्राप्त कराई गई थी कि एज अ बॉडी जो कि रेगुलेट करेगा इन माइक्रो फाइनेंस को, ठीक है। तो दैट इज एसआरओ, एसआरओ इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दैट हु टुक ओवर द चार्ज ऑफ तमिलनाडु सीएम टिल 2023? सो गाइस जो करंट सीएम है, मेक इट इन बोल्ड लेटर्स, तो करंट सीएम जो है वो है एम के स्टालिन, जिनको 7 मई 2021 को अपॉइंट करा गया था। तो 7 मई 2021 से अभी तक एट प्रेजेंट भी जो है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर वो हैं एम के स्टालिन। सो एम के स्टालिन इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा यू गाइस शुड नो दैट हु इज द करंट गवर्नर ऑफ तमिलनाडु? तो रविंद्र नारायण रवि इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एन एग्रीकल्चरल एरिया इज कॉल्ड व्हाट? तो जो गाइस जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है एग्रीकल्चरल एरिया की उसको हम फिजिकल डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। फिजिकल डेंसिटी या फिर फिजियोलॉजिकल डेंसिटी या फिर एक्चुअल पॉपुलेशन डेंसिटी, इन नामों से जाना जाता है जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है एक एग्रीकल्चरल एरिया की, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। Okay, next and the last question for today's video is who is the Minister of Electronics and Information Technology, जिसको हम short में MEIT, ठीक है, M small e small I capital T के नाम से जानते हैं. So guys, Ashwini Vaishnav is the Minister of Electronics and Information Technology in India right now. And if we talk about the current Union Ministers of Science and Technology, तो guys वो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो ये दोनों नाम important हैं, बहुत ज़्यादा important हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। That's it guys, those were the very important and 100% accurate questions जो कि हमने जीके जीएस एंड साइंस के कवर करे हैं आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, then don't forget to like, share and subscribe to our channel, and also do not forget to comment with your query, question, recommendation and suggestion. They are all of those are very much welcome on our channel, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। Thank you so much for watching the video. Thank you so much for your time. We will see you in our next video. तब तक के लिए all the very best to all the candidates and much love to all the candidates.